नमस्कार, स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है एनसीईआरटी क्लास 9 का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। माने कि संसाधन के रूप में लोगों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, ये कोई निगेटिव सेंस में बात नहीं हो रही है कि पॉजिटिव सेंस में कि तुम्हारे पास में बहुत अधिक मान लीजिए जनसंख्या है, तो उसको हम एक संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही बात किया जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं कि अवलोकन में क्या क्या है। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की जो विशालकाय जनसंख्या है, जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से पर संपत्ति के रूप में, इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि दायित्व से लिखा हुआ है, दायित्व से पर संपत्ति के रूप में। माने कि एक शब्द होता है दायित्व और दूसरा होता है पर संपत्ति। दायित्व क्या होता है? लाइबिलिटी एक प्रकार का। जो लोग अंग्रेजी भाषा वाले होंगे उनको पता होगा कि लाइबिलिटी एक होता है और एक होता है एसेट, एक होता है एसेट। ये दोनों शब्द क्या होते हैं? सरकार, मान लेते हैं कि सरकार के द्वारा कोई रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है और रोड के डेवलपमेंट से वो कुछ समय के बाद में वो मतलब भारत सरकार के लिए एक प्रकार का वो एसेट हो जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए सरकार दूसरे तरीके से पैसा लेती है, मान लीजिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, और उस पैसे को फ्रीबीज स्कीम चला देती है, रेवड़िया बांटने वाली जो स्कीम होती है वो चला देती है और वहाँ पर लोगों को पैसा देती है। तो उससे क्या होता है, वो कहा जाएगा कि उसने उधार लिया और वो पैसा समाप्त हो गया और ना तो कोई एसेट मतलब कोई भौतिक कह सकते हैं संपत्ति नहीं जनरेट हुई, तो वो एक प्रकार का लाइबिलिटी हो गया सरकार के ऊपर। वो एक प्रकार का उधारी है कि सबसे पहले तुमने तो उधार लिया और उसके बाद में उससे तुमने कोई एसेट नहीं जनरेट किया। आई बात समझ में? तो वो हो गया लाइबिलिटी। तो वही बता रहे हैं कि जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक पर संपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। कब? जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। किसमें? मानव पूंजी में। देखो, बहुत बड़ी जनसंख्या है, 150 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। अगर इस जनसंख्या को तुमको मानव पूंजी में बनाना है, जैसे दो शब्द यहाँ पर समझ लो, एक होता है मानव पूंजी और एक होता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी वह है कि जैसे हमारे पास जो भी ज़मीन है, हमारे पास जो भी पैसा है, हमारे पास जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, वो हमारी हो गई भौतिक पूंजी। लेकिन उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है और उन मतलब वो जो मानव हो वो अगर बहुत ट्रेंड हो तो बहुत बेहतर फैक्ट्री, मान लीजिए बहुत बेहतरीन मशीन है या मान लीजिए सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको जो लोग शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, वही लोग चला पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा में पहले निवेश किया जाए, प्रशिक्षण में किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, फिर चिकित्सा सेवाओं में, मतलब मानव के ऊपर, मानव के हेल्थ के ऊपर, कि उसका ऐसा ना हो कि उसका हेल्थ ही खराब हो, उसका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो, उन सब चीज़ों में निवेश किया जाए। तो वही जो जनसंख्या है, ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी आबादी कुपोषित रहे और हमारे पास बहुत पैसा हो, तब भी नहीं सही है। ये तभी जब तीनों कॉम्बिनेशन बैठेंगे तभी वो मानव पूंजी के रूप में बदल जाएगी। मानव पूंजी, फिर लिखा है, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी कौशल माने कि जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारे पास प्रशिक्षण है, शिक्षा है, उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। एक प्रकार का ज्ञान है, उसी के आधार पर उत्पादन किया जाता है। तो ये अवलोकन की बात हो गई। जैसे आप ये देखिए कि हरित क्रांति आने से पहले हम लोग पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारे देश में उत्पादन कितना कम होता था, लेकिन वही हरित क्रांति आने के बाद में क्या हुआ, कितना बेहतरीन उत्पादन होने लगा। तो वो कैसे हुआ? लोगों को प्रशिक्षित किया गया, नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया, लिखा हुआ है वही सब चीज़ कि नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया, तभी वो उत्पादन हो सका। इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है।
भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। मतलब जो जमीनें कम उपजाऊ थी उसमें कितना बेहतरीन उत्पादन हुआ, ये और कैसे बेहतरीन प्रौद्योगिकी का वो कमाल था। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया है। माने कि मानव पूंजी को जितना अधिक बढ़ावा दिया जाएगा उतना बेहतर, क्योंकि मशीन को मानव ही चलाता है और मानव जो प्रशिक्षित होगा वही चलाएगा, है ना। जो प्रशिक्षित होगा शिक्षित होगा वही मशीन को चला सकता है। अब चलिए देखते हैं परिचय के बारे में। इस चैप्टर में संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देना है। माने कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा जीडीपी होता है उसकी बात की जा रही है कि मतलब, और ये बेसिकली ये जीडीपी नहीं लिखा है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। एक होता है घरेलू और एक होता है, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय की बात की जा रही है और राष्ट्रीय का मतलब अलग होता है, घरेलू अलग है राष्ट्रीय अलग है। ये हम आने वाले जब वो नेशनल इनकम की बात करेंगे तब उसमें समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो वही बात की जा रही है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या को इस टाइम पर क्या हो गया है कि निगेटिव सेंस में लिया जाने लगा है, लेकिन जनसंख्या को ऐसा भी देखा जाना चाहिए। अगर जापान इतना ग्रो किया तो वो अपने मतलब वो कह सकते हैं कि जनसंख्या में निवेश करने के बाद उसने ग्रो किया। चीन उसने 40 सालों तक, एक होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो जापान के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो काफ़ी दिनों तक रहा जापान के पास में, और वो रहा 40 प्लस सालों तक, 40 वर्षों। और डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कार्य करने वाली आबादी कितनी अधिक है तुम्हारी पूरी जनसंख्या में। तो इस टाइम पर यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। कौन? एक मानव संसाधन, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण, जिस हम भौतिक पूंजी की बात कर रहे थे वही भौतिक पूंजी कह रहे हैं। हाँ, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। ये जो कह रहा है कि देखो ये सरकारें अक्सर करती हैं कि कोई भी कांड होगा वो ये कह देंगी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, यही जिम्मेदार है। लेकिन ये एनसीईआरटी देखो बेसिक सा सवाल ये पूछ रहा है, कितने साधारण शब्दों में बता रहा है कि जिस जनसंख्या को तुम नकारात्मक दृष्टि या हे दृष्टि से देखते हो, तुम उसमें निवेश करके तो देखो वो तुमको कितना अधिक उत्पादक शक्ति के रूप में बना सकती है। लेकिन तुमको निवेश नहीं करना आता है, तुम निवेश नहीं करना चाहते हो। तुम शिक्षा पर, हेल्थ पर, जो बेसिक चीज़ें हैं इन पर एक बार निवेश करके देखो, तब देखो कि किस प्रकार से मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है, वो जो भौतिक पूंजी निर्माण जिसके बारे में बहुत बात होती है उस चीज़ को कैसे वृद्धि कर देता है मानव पूंजी। और देखते हैं मानव पूंजी में निवेश किसमें जो कहा जाता है
शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जैसे देखो, अगर आप ये मान लीजिए कि हमको ये लगता है कि आप ऐसे समझो कि एक फैक्ट्री लगती है तो उसको सिर्फ उस मालिक को या उस फैक्ट्री से जुड़े हुए लोगों को ही लाभ नहीं मिलता है। जब एक फैक्ट्री लग जाती है तो उसके आसपास में उस फैक्ट्री से संचालित कितने अन्य मतलब छोटे छोटे उद्योग डेवलप हो जाते हैं, इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे जब एक किसी भी समाज का या किसी भी गांव का या किसी भी स्थान का कोई एक बड़ा व्यक्ति हो जाता है, मतलब किस मामले में, शिक्षा के मामले में, प्रशिक्षण के मामले में, और वो स्वास्थ्य के मामले में होता है, तो वो इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है पूरे समाज को। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि हाँ, उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं, कुछ ये सवाल जवाब हो रहा है चित्र की सहायता से, इसको देखते हैं। अब लिखा है मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? चलो बताओ, आप लोग पढ़ चुके हैं। यह उससे अधिक है। जवाब देखो कैसे दे रहा है, यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? यह उससे भी अधिक है, बिल्कुल अधिक है, क्योंकि भौतिक पूंजी हमसे है। हमसे इन द सेंस मानव पूंजी से। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से नहीं है, क्योंकि जब तुम निवेश करोगे तभी तुम भौतिक पूंजी को जनरेट कर पाओगे। और वो निवेश करने वाला कौन होता है? जो मतलब कह सकते हैं कि मेंटली स्टेबल हो, है ना, जो मेंटली बहुत अच्छा होगा वही कर पाएगा। और मेंटली कब अच्छा होगा? जब हेल्थ अच्छा होगा। यही मानव पूंजी है। अब देखो क्या क्या बता रहे हैं। डॉक्टर जब एक सेवा कर रहा है मरीज की, वह मानव पूंजी है। संसाधन के रूप में लोग टीचर को बता रहे हैं ये कि ये भी एक मानव पूंजी है। बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं जो मानव पूंजी हैं। इस चीज़ को देखते हैं फिर। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व मतलब सिर्फ उधारी ही हो, लायबिलिटी ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। इन सब जगहों पर जब व्यय किया जाता है तो जिस चीज़ को तुम कहते हो लायबिलिटी है, एक विशाल जनसंख्या लायबिलिटी है, वही तुम्हारे लिए एसेट बन जाता है, वही तुम्हारे लिए परिसंपत्ति बन जाता है। निम्नलिखित नीचे दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। चलो पहले एक कहानी देखते हैं, और ये है शकल की कहानी। दो मित्र, कौन कौन? एक है बिलास और एक है शकल। एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार पर बैठा था। हाँ, ये देखना, उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल, जो शकल और बिलास की कहानी, शकल पढ़े लिखे, वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया।
उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। इस कहानी को तुम कितने तरीके से देख सकते हो? कई तरीके हैं कि शिक्षा में निवेश किया गया, कैसे कैसे करते करते वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। कई चीज़ों को देखा जा सकता है। हाँ, अब फिर देखते हैं बिलास की कहानी। शकल 12 वर्ष का, हाँ ये है 11 वर्ष का लड़का था और वो शकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को भी देखते रहना। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वो जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा सका। ये बिलास की कहानी चल रही है। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वो खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वो भी कम ही। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि बिलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था। मतलब वही चीज़ अब बता रहे हैं कि कैसे कैसे इन दोनों में अंतर होता चला गया। शकल के, अब देखो फिर इन लोगों का निष्कर्ष कैसे है। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। फिर है, इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता। इसलिए वो अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अब फिर ये निष्कर्ष, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। जैसे हमने शुरू में बताया था उसी प्रकार से यह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं
क्योंकि जो लोग शिक्षित होंगे वही तो आज के टाइम पर न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों का ख्याल कौन रख रहा है, वही लोग रख रहे हैं। और वैसे अब तो समय ऐसा है कि सभी लोग ये जानकारी पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। ये क्रेडिट इंटरनेट को दिया जाना चाहिए। ये कोई निवेश टाइप का नहीं है, ये दुनिया का परिवर्तन हो रहा था, उसी में इंटरनेट आ गया। इंटरनेट का ये मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इंटरनेट मिला। इंटरनेट से जो चीज़ें जिन लोगों को जानकारी नहीं मिल सकती थी, मतलब बेहतरीन लेवल की, पेड लेवल की, वो आज फ्री में मिल रही है लोगों को। वो इंटरनेट का ही कमाल है। हाँ, वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वह अपने बच्चों, ये सब तो हो ही गया। हाँ, इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। अब फिर देखते हैं जापान जैसे देशों ने, हाँ, जिस चीज़ का हम उदाहरण दे रहे थे, इसमें शायद ये वो चीज़ ना बताएं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कि जनसांख्यिकी लाभ, इसका मतलब होता है कि पूरी जनसंख्या में काम करने वाली आबादी का प्रतिशत कितना अधिक है या कितना कम है। जितना अधिक प्रतिशत होगा जनसांख्यिकी लाभ कहा जाता है, उतना बेहतर उस देश को मिलता है। तो अब ये उसी चीज़ पर आ रहे हैं कि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। हमारे पास में बहुत संसाधन हैं, लेकिन उपयोग कैसा करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, जो जापान से सीखना चाहिए। उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं। आई बात समझ में? तो ये रही बात। अब चलते हैं पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें पुरुष और महिलाओं को डिवाइड किया गया है, वो चलिए देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों, कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा आप लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होती है और उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, वो तीन क्षेत्रों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में काम करने वाले लोग होते हैं। तो वही ये बता रहे हैं। प्राइमरी माने कृषि में जो लोग जुटे हुए हैं। द्वितीयक माने जो फैक्ट्रियों में उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तृतीयक माने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे अभी किसकी बात की जा रही थी, शकल की, है ना। तो वो एक सॉफ्टवेयर, तो वो टर्सरी सेक्टर में है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये देखो लिखा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में अब द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं विनिर्माण माने कि मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्री वाला काम होगा वो शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन माने कि टूरिज्म सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, मतलब वैल्यू एडिट करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक है बाजार क्रियाएं और एक है गैर बाजार क्रियाएं। अब ये देखो
इसको डिफाइन कर रहा है। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। क्या है? बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक, मतलब जो रेंट वेंट दिया जाता है, लेबर बेच दिया जाता है, का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें, अब इस चीज को देखो, इनमें प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। प्राइमरी सेक्टर से जैसे मान लीजिए अगर गेहूं का उत्पादन हुआ है ना, तो गेहूं से आटा बनाया जाएगा, आटा से ब्रेड बनाया जाएगा, ब्रेड से इसी प्रकार से अन्य, तो वो सब प्रसंस्करण किया गया। तो इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। हाँ, अब चलते हैं कुछ क्रियाकलाप को समझते हैं कि ये क्रियाकलाप क्या है। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर ये संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रकों में से किस क्षेत्रक में रखेंगे? बताइए कि क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। बिलास गांव के बाजार में मछली बेचता है, ये आप लोगों को बताना है। बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। आप लोग कमेंट करिएगा तो हम ये क्रियाकलाप वाले सेक्शन को हटा देंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों के काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इवन ये नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें जैसे कोई भी घरेलू महिला जो काम करती है और इसके अगर कार्य को देखेंगे तो ये भी लगभग 8 घंटे और 6 घंटे हो जाता है, लेकिन ये काउंट नहीं किया जाता है। कहाँ पर? भारत के नेशनल इनकम में, माने कि राष्ट्रीय आय में। क्यों? क्योंकि इसको मतलब काउंट कर पाना बहुत कठिन कार्य है। या तो सरकार के द्वारा इसको सब्सिडाइज कर दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी समस्या कई हैं, तो इसीलिए ये काउंट नहीं हो पाता है। देखते हैं इसमें क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बूटा धन कमाता है जिससे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना कि राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। बिलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं उनके ये भी देखने वाली बात है, उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और उनके कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा है तो अवसर की, मतलब कह सकते हैं कि बेहतर अवसर मिल सकते हैं, वही कह रहे हैं। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं की एजुकेशन पर इंडिया में ध्यान नहीं दिया गया।
जो इस टाइम पर दिया जा रहा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, माने कि वेतन। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। जबकि सरकारी में तो मिलता ही है, वो मैटरनिटी लीव एक जो होता है वो मिलता है। अगला देखते हैं, कहाँ पर थे, उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वो क्या बनना चाहती है। ये तो हर स्कूलों में पूछा जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। ये क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है ना। कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है, मतलब उच्च कोटि की, मतलब उच्च क्वालिटी की जनसंख्या है या लोअर क्वालिटी की जनसंख्या है ना, जिसके अंदर ना तो कोई सिविक सेंस है, ना कोई लिटरेसी रेट, मतलब उनकी जीवन प्रत्याशा लोग पहले मर ही जा रहे हैं। जीवन प्रत्याशा इन द सेंस कि कितना अधिक जी रहे हैं, है ना। हाँ, निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता मतलब कैसी क्योंकि कोई देश लोगों से मिलकर बना होता है, और उन लोगों की गुणवत्ता क्या है, वो लोग कितने कैसे हैं, ये अगर बेहतर है तो उस देश में समृद्धि माने कि विकास भी बेहतर होगा। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या पर संपत्तियां होती हैं। फिर इस चीज को लिखा गया है, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की पर संपत्तियां होती हैं। तो इसलिए शिक्षा, जो शुरू में बात की गई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा निवेश किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद, ये कितना हो रहा है, अभी तो 5वें पेज पर पहुँचे हैं, 33 मिनट। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है, जो हमने शुरू में कहा था। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। जैसे इस टाइम पर ये जो कौशल विकास मिशन उसन देख रहे हो, ये एक प्रकार का मतलब स्किल डेवलपमेंट ही प्रोग्राम ही तो है, तो उस वही सब ये बात कर रहे हैं।
शिक्षा परियोजना पर वे पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,000 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर वे इस चीज़ को देखो, जहाँ पर 51-52 में मतलब 1% भी नहीं थी, वो 2019-20 में 3.1% का बजट रहा। तो ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे निवेश किया गया है शिक्षा में। अब ये देखते हैं कि ये जनसंख्या को बताते हैं कि कितने व्यक्ति और उसकी उस जनसंख्या की साक्षरता दर को बताते हैं। ये हरे में जो है ये टोटल साक्षरता दर है, और ये जो हल्का रेड वाला है ये उसमें किसका है, ये पुरुष का है। अरे ये कैसा लिखा हुआ है, मतलब एक मानकर चलो, ये पुरुष का किए हैं, एक महिला का किए हैं, और फिर टोटल कर दिए हैं। क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? तो ये सब फिर सवाल पूछा जा रहा है। फिर क्रियाकलाप है, तो हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं। बजटीय अनुमान जो इतना में घटकर इतना प्रतिशत, इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर, सोचो 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है, तथा जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। माने कि जो साक्षरता दर का गैप है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 16% और शहरी क्षेत्रों में कितना है, 14.2% है। अब ये सब वो मतलब कह सकते हैं कि ये जनगणना को ही बता रहे हैं पूरे। हाँ, फिर देखते हैं वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94%, जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के मतलब 7,78,000, ये सब आंकड़े हैं, लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए। ये तो सब कई प्रकार की योजनाएं हैं, मिड डे मील योजना है, ये सब चीज़ें। हाँ, फिर ये बता रहे हैं विद्यालयों की संख्या और महाविद्यालयों की संख्या कैसे कैसे बढ़ती गई है वर्ष दर वर्ष, ये मतलब डिक्लेयर करते गए हैं, बता रहे हैं। और ये यूजीसी की रिपोर्ट है उसी के आधार पर, तो ये सब देख लेना। चर्चा करें, मतलब क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेज की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? इस चीज़ को मतलब चर्चा करने वाली चीज़ें हैं ये सब। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? वर्ष 1950-51 से वर्ष 98-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो ये सब चीज़ें। अब चलते हैं स्वास्थ्य पर, जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है।
फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएं? बिल्कुल नहीं देगी, सबको पता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। ये सब मतलब गौरव गाथा कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। इन उपायों से जीवन प्रत्याशा बढ़कर जो सब उपाय किए गए हैं, इन उपायों से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में लगभग 70 वर्ष अधिक हो। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2000, देखो उस टाइम पर जो शिशु मतलब जो बच्चा पैदा होते ही मर जाते थे, वो 147 थे। अब का कितने पर आ गए हैं? 28 पर। और ये बात की जा रही है 1000 में। यही बात समझ में, 1000 में 147 बच्चे मर जाते थे। और आज के टाइम पर ये हेल्थ अच्छा हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, तभी आज का समय है कि 28 लोग मर रहे हैं। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर 2018 और मृत्यु दर 2018 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ये चीज़ हो गई। अब फिर इसमें दिया हुआ है कि 1951, फिर ये प्रश्न पूछते हैं, आइए चर्चा करें वही सब। फिर ये प्रश्न पूछने लगे हैं, संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना कि 2014 में उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे और आज के टाइम पर कितने हैं। इस चीज़ को देखिए, वृद्धि हुई तो है लेकिन बहुत कम है एक हिसाब से। औषधालय माने कि अस्पताल जो 29,000 थे उस टाइम पर, वो आज के टाइम पर आयुष प्रबंधन के अंतर्गत इन सबको मिलाकर 36 हो गए हैं। सरकारी मतलब जो सरकारी बेड होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो ये एक एक आंकड़े को बता रहे हैं। हाँ, अब चलते हैं बेरोजगारी पर, है ना। चलो बताओ, सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी बेरोजगारी है? एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, माने कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत में। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है। इस चीज़ को देखते चलिए कि मतलब बेरोजगारी है क्या, परिभाषा बता रहे हैं। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग, मतलब काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं पा सके, तो उनको कहा जाता है कि वो उस टाइम पर बेरोजगार हैं। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं है। अब श्रम शक्ति क्या होता है? जो मतलब 15 वर्ष से लेकर
65 वर्ष के बीच में हैं उनको श्रम शक्ति में काउंट किया जाता है। तो ये लोग श्रम शक्ति में काउंट ही नहीं हो रहे हैं, और तो इनको बेरोजगार कहाँ से कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जा सकता है, ये देखो लिखा है, शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम, ये लिखा भी है, हाँ। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन भी नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो 59 वर्ष से अधिक हैं। अगला देखते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न, माने कि जो डिसगाइज्ड जिसकी बात कर रहे थे, बेरोजगारी है, जबकि नगरीय क्षेत्र में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। अभी एक एक करके देखेंगे। हाँ, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि धान है या गेहूं है, इसको जिस टाइम पर इसकी कटाई हो रही है और बुआई हो रही है, तो इसी टाइम पर लोग मतलब कह सकते हैं कि रोजगार में हैं, और फिर ये मतलब रहेंगे और फिर 6 महीने बाद आएंगे, तो इसी टाइम तक वो रोजगार में रहते हैं। अब चलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत। लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोग की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। मतलब वो 5 लोग आराम से वो काम कर सकते थे, लेकिन 3 लोग और एक्स्ट्रा उसी में लगे हुए हैं, कामचोर, मतलब कह सकते हैं कामचोरी टाइप का लगे हुए हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। जितना उत्पादन वो पहले करते थे उतने कर रहे हैं। अगर ये 3 लोग आ रहे हैं, उत्पादन नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी भी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग कौन है? ये प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। आई बात समझ में? तो पहला हम लोगों ने क्या देखा? मौसमी वाला देखा, जो मौसमी बेरोजगारी होती है, और ये फिर दूसरा हमने देखा प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि ये विकसित एवं अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। कि मतलब अगर विकसित और अल्प विकसित देशों को देखना हो तो कि भैया यहाँ पर समझ जाओ कि मौसमी बेरोजगारी है। अब चलते हैं। हाँ, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। ये तो अब गाँव में भी चलकर आ रही है, धीरे धीरे असमर्थ हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। जैसे एक वो
तकनीकी वाली भी बेरोजगारी होती है। और उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट आता है तो उस टाइम के लिए लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। ये सब बता रहे हैं कि बेरोजगार अगर लोग हैं तो क्या क्या हो रहा है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। मतलब स्कूल प्रणाली पर जैसे अपने बच्चों पर ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं और अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। वही फिर कि संसाधन के रूप में लोग और दायित्व, जो चीज़ पहले बात की गई थी। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वो पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। गरीबों की भी बात कर रहे हैं और जो मतलब कुछ पढ़ लिख चुके हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं बेरोजगारी के मामले में। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इसी तरह कृषि क्षेत्रक में प्रचंड बेरोजगारी होती है लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि, अब फिर ये कुछ चर्चाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मानव पूंजी, फिर यहाँ से क्रियाकलाप शुरू हो गया। ये जो ब्लू वाला लिखा है इसमें कुछ अच्छा ही लिखे होंगे, ये चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ एक गांव की ये कहानी बता। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को
कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वो कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वो इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे हैं। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। ये लंबी कहानी। अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वो अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इसी तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव में बाजार में आते थे। समय के साथ वो गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से, बस यही हाईलाइटेड चीज़ है, औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था जिस गांव में, वहाँ पर शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर से उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। सारांश इसका पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है। ये फालतू का है, लेकिन बेरोजगारी में मतलब बहुत ज़्यादा कवर नहीं किए हैं, हर चीज़ को देख लेते हैं। जैसे सिर्फ ये प्रच्छन्न बेरोजगारी और वो शहरी वाला बेरोजगारी था, उन्हीं दो चीज़ों को ये कवर किए हैं। और एक वो मौसमी बेरोजगारी था, उसको कवर किए हैं। लेकिन और भी हैं, जैसे चक्रीय बेरोजगारी होता है। इसमें क्या होता है कि बाजार, जैसे एक वो प्रक्रिया होती है कि पहले मान लो कि मंदी है, तो उस टाइम पर उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर उत्पादन जब वृद्धि होगी तो मतलब मांग बढ़ेगा, तो उत्पादन में वृद्धि होगी। लोगों को लेबर उत्पादक जो होगा वो लेबर को रखेगा। इससे क्या होगा कि फिर से इकॉनमी बूम कर जाएगी, लेकिन एक स्तर के बाद में मंदी आ जाती है, तो वहाँ पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उसको कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ये कहाँ पर होती है? ये हम लोगों के देशों में नहीं होती है। ये सामान्यतः कहाँ पर देखने को मिलता है? ये जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर होता है। एक होता है, ये महत्वपूर्ण है, एक होता है घर्षण, माने कि फ्रिक्शनल, घर्षण बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो क्या हो रहा है कि कोई टेक्निकल एडवांसमेंट आ गया, एआई आ रहा है, छंटनी चल रही है, तो
उस पर जब वो लोग बेरोजगार होते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो एक घर्षण जनित बेरोजगारी है, माने कि फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यह भी विकसित देशों में देखा जाता है। तो दो चीज़ों को, माने कि चक्रीय बेरोजगारी और जो घर्षण जनित बेरोजगारी होती है, ये कहाँ पर होती है? विकसित देशों में होती है। और एक इसमें शायद बात की गई थी संरचनात्मक बेरोजगारी। ये ऐसा बेरोजगारी है कि कौशल के अभाव की स्थिति में उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि रोजगार के अनुरूप योग्यता न धारित कर पाने के कारण होता है इसमें, है ना? कि और हाँ, ये होता है विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की ये समस्या होती है। भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी का स्तर है और ये उच्च स्तर पर है। तो कौन कौन से हो गए? चक्रीय भी हो गए, घर्षण जनित बेरोजगारी भी हो गई, मौसमी बेरोजगारी हो गई, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। एक चीज़ और बचता है, इसमें हम सोचे थे कि एनसीईआरटी वाले कवर किए होंगे लेकिन नहीं किया गया है। बेरोजगार मतलब रोज सबसे पहले चीज़ की रोजगार क्या है? रोजगार वो है कि जैसे 273 दिनों तक, है ना, 365 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे तक जो कार्य करने का मानक वर्ष है, उनको कहा जाता है कि भाई साहब वो रोजगार हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गई चीज़ें रोजगार वाला। और कहीं कहीं पर ये भी है कि आधे से अधिक दिनों तक जो लोग रोजगार होते हैं उनको भी मतलब बेरोजगार नहीं माना जाता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रख लेना कि वो जो बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी का मापन है, उसमें क्या होता है कि ये मुख्यतः भारत में बेरोजगारी मापन 3 विधियों में प्रचलन है। कौन कौन सा? एक तो है सामान्य स्थिति, और एक है चालू साप्ताहिक स्थिति, मतलब सप्ताह में जो जारी किया जाता है, और एक होता है दैनिक स्थिति। मान लो कोई व्यक्ति आधे से अधिक दिन, माने कि एक वर्ष में आधे से अधिक दिन, मान लेते हैं 183 दिन तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति बेरोजगार है। पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है कि सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार यदि किसी व्यक्ति को ना मिल पाए तो उसे कहा जाता है कि वो साप्ताहिक स्तर पर उसे बेरोजगार मान लिया जाएगा। आई बात समझ में? और फिर है कि और एक हमने कहा था डेली बेसिस वाला होता है, 3 होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त ना हो सके तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।